हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ स्वाति आप सबके साथ, और जिन मेहमान से आज हम आपका तारुफ करवाने वाले हैं, हालांकि उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनकी मूवीज़ ही उनका इंट्रोडक्शन है, उनका काम ही उनका इंट्रोडक्शन है। हम मिलवाने वाले हैं आपको राइटर, डायरेक्टर एंड द ग्रेट प्रोड्यूसर मिस्टर अनिल शर्मा जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतनी तारीफ़ जो आप कर रही हैं, मैं पता नहीं इसके लायक हूँ या नहीं, पर थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुनना। एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, 14 जुलाई आपके डैड ने आपको लॉन्च किया। जी। यू लॉन्चिंग योर सन उत्कर्ष, जिसको हम गदर में देख चुके हैं एज अ स्मॉल सन ऑफ अमीषा पटेल एंड सनी देओल जी। तो 14 तारीख क्या स्पेशल है इसमें? देखिए, 14 तारीख यही स्पेशल है। आपने खुद ही बोल दिया कि 14 जुलाई को मैंने एज ए डायरेक्टर पहला शॉट लिया था और मेरे पिता ने मुझे लॉन्च किया था। और कोइंसिडेंटली 14 जुलाई मेरे घर में मेरी बिटिया ने भी जन्म लिया, कैरविना। तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल दिन हो ही गया। बिटिया से प्यारा क्या। फिर उत्कर्ष, वो भी अमेरिका गया हुआ था और पढ़ने में बहुत अच्छा रहा, बहुत ही हमेशा फर्स्ट क्लास पर 90+ लाता रहा। 4 साल के लिए अंडरग्रेड के लिए अमेरिका गया। वहाँ पर उसने फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग सब पूरा एक कोर्स किया और अभी अप्रैल में वापस आया है। तो जाहिर है मुझे उसके संग पिक्चर शुरू करनी ही थी। तो फिर घर में डिसीज़न हुआ, मैंने सोचा कि 14 जुलाई को अगर मेरे पिता ने मुझे लॉन्च किया है तो मेरे पिता भी यही चाहते थे कि 14 जुलाई को वो उनका पोता भी लॉन्च हो। एक बात बताइए, गदर के बाद उत्कर्ष का पब्लिक का क्या रिएक्शन था? मैं पेरिस में था, पेरिस में एफिल टावर में था। तो एफिल टावर में 2-3 लड़के, 4 लड़के इंडियन लड़के थे। उन्होंने उत्कर्ष को देखा तो देखते एकदम पहचान गए। बोले जीते जीते जीते। उनमें बातें हुई तो उसके साथ मिला, फ़ोटो वोटो खींचे। वहाँ से हम एफिल टावर से निकले तो ओपेरा हाउस वहाँ पर है, ओपेरा हाउस हम देखने गए। 1-1.5 घंटे बाद हम ओपेरा हाउस से, 2 घंटे के, काफ़ी टाइम लगता है ओपेरा हाउस देखने में, 1-1.5 घंटे के बाद ओपेरा हाउस से बाहर आए। तो बाहर आए तो बाहर बहुत शोर था और लोग बोल रहे थे जीते जीते जीते। हमने सोचा इसकी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, और हम बाहर आए तो कम से कम 250-300 लड़के खड़े हुए थे जो कि सब जीते 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 चिल्ला रहे थे। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया, खुशी भी बहुत हुई। और उत्कर्ष तो भागा, माँ के पीछे एकदम छुप गया। उसको लगा पता नहीं ये क्यों आ गए सारे इतने लोग। ये तो आपके सन की बात हो गई। लेट्स टॉक अबाउट यू। जी। टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। कैसे शुरुआत हुई इंडस्ट्री? बचपन तो मेरा मथुरा में गुजरा, और मथुरा में मेरे ग्रैंडफादर पंडित डालचंद जोशी जी थे, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और वो काफ़ी मशहूर जोशी थे और वहाँ पे बहुत सारे मथुरा, बॉम्बे से गीता दत्त जी वगैरह ऐसे काफ़ी लोग मथुरा आया करते थे। उनके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। मैं सोचता था ये लोग कौन है, मुझे समझ नहीं आता था। मैं 2-3-4 साल का होऊंगा और भीड़ इकट्ठी होती थी, मेरे ये लोग कौन है। तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी कुछ ऐसा ही बनना है, ऐसी भीड़ इकट्ठी हो, ऐसा मन में आया। फिर वहाँ बहुत भागवत की कथाएं, कहानियाँ चलती थी। तो मैं सुन सुन के 13-14 साल की उम्र तक मुझे काफ़ी भागवत, रामायण ये सब याद हो गई। उसके बाद मैं आ गया बॉम्बे। 100 सिनेमा बम्बई में, अभी हर रोज़ एक फ़िल्म देखने। मैं बॉम्बे में आके एडमिशन ले लिया बीएससी में। मैं इंटर करके मथुरा से आया था, और हर रोज़ मॉर्निंग शो बंक करके मॉर्निंग शो देखना है। और बस मेरी पढ़ाई तो सिनेमा ही थी। पढ़ने में भी बुरा नहीं था, लेकिन असली पढ़ाई मेरी सिनेमा ही थी। वही मैं देखना करते 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 पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मेरे पिता को बोला कि भाई ये लड़का आपका है, इसको फिल्म में भेजो। मुझे तो वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, जैसे तो ऐसे ही होता है, उस ज़माने में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाते थे। तो फिर मेरे मन में तो था। अब किसी ने सपोर्ट कर दिया तो मैंने फिर बोल दिया कि मुझे फिल्मों में ही जाना है। वहाँ से फिर मैं बी आर चोपड़ा साहब के साथ असिस्टेंट बना, 2.5-3 साल रहा, और बस फिर मेरे मन में आया कि मुझे फ़िल्म बनानी है। बस वहाँ से फ़िल्म की शुरुआत हो गई। राखी जी से मिला और पहली फ़िल्म श्रद्धांजलि की कहानी उनको ओके हो गई, और फिर वहाँ से 14 जुलाई को मेरे फ़िल्म की शुरुआत हो गई। आपने श्रद्धांजलि की बात की, राखी जी दिग्गज कलाकार, और उस वक्त दिग्गज डायरेक्टर्स हुआ करते थे। ऐसे में उनको आपने कांटेक्ट किया, क्या है पूरा किस्सा? किस्सा ये है कि मुझे डायरेक्टर बनना था बहुत जल्दी। मैं 20-21 साल का था तब। तो एक दिन एक शाम मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा पौराणिक कथाएं, कहानियाँ मैंने बहुत सुनी थी, तो मेरे मन में विचार आया कि सावित्री सत्यवान को वापस ले आई थी, सत्युग में लाई होगी, आज क्या हो। तो आज मुझे ऐसा लगता था कि सावित्री जो है, आज की सावित्री
अपने पति के नाम को ज़िंदा रख सकती है, उसके काम को ज़िंदा रख सकती है। तो बस वहाँ से मैंने कहानी में जन्म लिया और 3-4 घंटे में कहानी बनी मेरी और मैंने मेरी माँ को सुनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई ये फ़िल्म बनाऊँगा। दूसरे दिन एक ब्रोकर थे मथुरा दास जी, जैसे आज एजेंट होते हैं, वो भी बेचारे फाइनेंस एजेंट और सबके कनेक्शन के लिए कोई ना बीच में बंदा होता, उस वक्त अलग तरह के बंदे होते थे। मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा मिला देता हूँ। तो राखी जी के भाई को वो जानते थे, शिबू जी को, तो मैं शिबू जी के पास गया बांद्रा स्टेशन पे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा मेरे पास एक ऐसी कहानी है कि राखी जी अगर मुझे 40 दिन की लगातार डेट देंगी तो मैं कहानी सुनाऊंगा, उनके लिए मदर इंडिया है। आई वॉज अ फूल गाय, मुझे मालूम ही नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ, मगर एक्साइटमेंट था, बचपना था, एक पहली कहानी, पैशन था बस। तो उन्होंने राखी जी को तुरंत फ़ोन किया, बोले ऐसे ऐसे एक लड़का है, ऐसी बात कह रहा है, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। तो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म ज़्यादा बनती नहीं है, तो हीरोइन को इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने बोला कल आ जाओ, शाम को सुना दो। मैं गया 6:30 बजे। 6:30 बजे उनसे मिला, तो मिलते ही उन्होंने मेरी शक्ल देखी, तो बोले ये तो छोकरा आ गया। उस ज़माने 30-35 साल से छोटे बड़े लड़के बनते नहीं थे डायरेक्टर। तो बोले आप डायरेक्ट करोगे? मैंने कहा हाँ जी, 15 मिनट आपके पास सुनाइए। चलिए, मैंने कहा मुझे मालूम था ये 15 मिनट नहीं पूरी कहानी सुनेंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने कहानी सुनाना शुरू किया, सचमुच 6:30 बजे शुरू किया, 10:30 बज गए। 4.5 घंटे तक उनको कहानी सुनाता रहा और उनके सवाल पे सवाल, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे कपड़े कैसे होंगे, मैंने ये डायलॉग क्यों बोला, मैंने उन्हें 100 सवाल मुझसे कर डाले, 100 कपड़ों की बातें कर डाली, जिस किसी के लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे थोड़ी मालूम था ऐसा होगा, पर मैं इंस्टेंटली सबके उत्तर देता गया क्योंकि मैंने कहानी को जी लिया था। मुझे कहानी दिख रही थी, मुझे कोई प्लान नहीं कर रहा था, मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा पिक्चर कर रहे हैं? बोले पिक्चर कर रहे हैं। 18 अप्रैल का दिन था उस दिन। बोले 14 जुलाई से आपको डेटें दे दी। मैंने कहा वेरी गुड। तो कितने पैसे? उन्होंने एक्स पैसे बोले। साइनिंग कितना? बोले एक्स साइनिंग। तो मैं 1001 रुपया एक लिफाफा अपनी मौसी जी से लेके गया था उधार। तो वो लिफाफे में वो रखा मैंने और मैंने उनको ऐसे दे दिया हाथ में। बोले ये क्या है? बोले टोकन है। बोले क्या है? 1001। तो ऐसे देखने लगी, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है। मैंने कहा देखिए मैडम, मेरे पास पैसे है नहीं, ये भी मेरे नहीं है, मैं लेके आया हूँ किसी से, पर आपके साथ पिक्चर कर रहा हूँ, ये कन्फर्मेशन है। ये तो मेरे को देख रहे हैं। मैंने कहा देखिए आपका क्या स्टेक है? 40 दिन जो 2 महीने बाद हैं, अगर मैंने पैसे तब तक नहीं दिए तो आपके तो दिन कहीं काम आ जाएंगे। मेरा क्या स्टेक है? मेरा स्टेक मेरा कैरियर है, मेरे कैरियर में ज़्यादा स्टेक है, आपके कैरियर में कम स्टेक है। तो वो ऐसा मेरे को देखने लगी। उन्होंने ऐसे लिफाफा ले लिया। मैंने कहा आपको साइनिंग दे दूंगा, लेकिन साइनिंग में ही आपको 40 दिन करने हैं, उसके बाद जब सेकंड शेड्यूल आएगा तो मैं आपको दूसरे पैसे दूँ। तो बस शी वॉज सो नाइस, सो गुड। मैं आज तक उनको ऐसे प्रणाम करता हूँ कि भाई राखी जी ने उस दिन वो लिफाफा ना पकड़ा होता तो आज मैं आपके सामने ना बैठा होता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होंगे। आप देखते रहिए बॉलीवुड रिवाइंड। गदर की बात करते हैं, क्रिटिकली एक्लेम्ड ब्लॉकबस्टर, मतलब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और आज भी देखो उतनी फ्रेश लगती है। गदर के बारे में या शूट करते वक्त कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या कुछ स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अब क्लाइमैक्स था मेरा। क्लाइमैक्स में ट्रेन जा रही है, ट्रेन के ऊपर सनी है, अमीषा है, विवेक शौक जो अब रहे नहीं बेचारे वो हैं, और सनी के कंधे पे बच्चा है। ये चारों लोग चलती हुई ट्रेन पे एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे कूदते हुए जा रहे हैं। ये सीन था। मेरे को कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी कि ये सीन तो लेना है, कैसे लूँगा। पर मैंने फाइनल डिसीज़न लिया कि मैंने कहा नहीं यार, चॉपर पे कैमरा है, डमी भी दिखेगी, बच्चे को ही मैं यूज़ करूँगा। डमी बच्चा भी तो किसी का बच्चा है। अगर किसी का बच्चा लेता हूँ तो मैंने कहा नहीं, यही, क्योंकि बच्चे में पगड़ी है तो किसी का भी बच्चा लगा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, यही बच्चा होगा। उत्कर्ष को मैंने बोला, थोड़ा सा उसको हिला। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये है वो है, सनी भी तो जा रहे हैं, ये भी तो जा रहे हैं, वो भी तो जा रहे हैं, तू एक्टर है यार, तेरे को क्या है। बहुत तरह से उसको समझाया। 5 मिनट बाद आता है, मेरी गोदी में ही बैठा रहा। मैं उसको समझाता रहा। थोड़ी देर में बोलता ओके पापा मैं करूँगा। इसने तो ओके पापा करूँगा, लेकिन मेरी सांस रुक गई। मैं कहीं अंदर से चाहता था या ये नहीं करे मना ही करता रहे, मगर इसने बोल दिया। इसको लगा कि भाई पापा का मान कैसे नीचे हो जाए, पापा को सब लोग बोलेंगे यार इनका बेटा नहीं कराया, तो इसलिए मैं बोला ना, उसमें अंदर ये गुण है कि वो किसी तरह से पापा के मान को नीचा नहीं होने देना चाहता। उत्कर्ष का ये सबसे बड़ा गुण है। तो फाइटर ने उसको ट्रेन पे चढ़ाया, थोड़ा करके, फिर एक बार चढ़ गया ऊपर।
चढ़ गया ऊपर। मैंने कहा थोड़ा सा इसको बिठाओ ट्रेन पे। थोड़ी देर ट्रेन पे चलने लगा, दौड़ने लगा, सब थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया जैसे बच्चे होते हैं। उसको लगा ट्रेन काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी कुछ। सनी साहब को मैंने बोला, सनी साहब बोले डोंट वरी मैं संभाल लूँगा। तो सनी साहब ने कंधे पे उसको रखा, अमीषा साथ में, ये सब साथ में। उसने सनी साहब को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि बंदरिया को बंदर का बच्चा पकड़ लेता है, एकदम टाइट। वो शॉट देखो तो ऐसा पकड़ा हुआ है जैसे एकदम चिपका हुआ है। और चौपर पे कैमरा आया, ट्रेन चलना शुरू हुई। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अचानक 40-50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन हो गई, 30-40 को। टीनू वर्मा ऊपर चौपर पे है, माइक से बोले जा रहा है फास्ट करो, दौड़ाओ दौड़ाओ। ट्रेन ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। ट्रेन 40-45 किलोमीटर की स्पीड पे हो गई। और सनी, अमीषा और वो विवेक शौक, तीनों, सनी के कंधे पे बच्चा, और तीनों एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे, एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप कर रहे हैं। थता 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 ऐसे जंप कर रहे हैं। और मेरी तो सांस रुक गई, ट्रेन की स्पीड हो रही है। और मैंने लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे आंखें बंद कर ली। सनी देओल जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। बताइए। एक बड़ा आइकॉनिक सीन है गदर का, खंबा उखाड़ना। या जब मैंने वो सीन लिखा था, सोचा था, तो हर आदमी उस सीन के फेवर में नहीं था। हर कोई कहे नहीं यार ये बहुत अनरियलिस्टिक है, बहुत मजाक बनेगा यार, कैसे खंबा उखाड़ सकता सनी देओल है, इसका मतलब खंबा थोड़ी उखाड़ ले। मैंने कहा सिचुएशन ऐसी है कि मेरा मन करता है मैं बिल्डिंग ही उखाड़ लूँ, सिचुएशन ऐसी है, कोई कन्विंस नहीं हो। मैंने कहा एक चीज़ बताइए, हनुमान जी तो सनी नहीं है, तारा सिंह नहीं है, हनुमान जी, लेकिन एक इमोशन पे उन्होंने पहाड़ भी उठा लिया ना संजीवनी बूटी के लिए। वो इमोशन था कि पहाड़ ऐसे उठा लिया। तो ये तो खंबा ही है। तो मैं इसके फेवर में था। सनी साहब से मैंने बात की तो सनी साहब ने 2-5 मिनट सोचा, बोले नहीं शर्मा जी आप राइट हो, मैं करूँगा ये सीन। लेकिन कोई फेवर में नहीं था। मैंने कहा अभी सनी रेडी है तो मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। सनी साहब को कहानी की इतनी ज़्यादा समझ है, करेक्टर की इतनी ज़्यादा समझ है, जब वो एज एन एक्टर काम करते हैं तो कभी भी करेक्टर से लेफ्ट या राइट नहीं जाते। रजनीकांत साहब के साथ भी आपने काम किया है, हाउ वाज एक्सपीरियंस? रजनी सर इतने ज़्यादा फोकस और इतने सिंसियर आदमी अपने रोल में। सुबह उनको बोलो 9 बजे पहुंचना तो डिट्टो 9 बजे वो पहुंच जाते थे सेट पे। और ऐसा जैसे सेट होता है, ये सेट है और यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे के अपोजिट उल्टी एक 25-50 फीट दूर पे एक कुर्सी उनकी लग जाती थी अपोजिट साइड कि यूनिट की तरफ नहीं देख रहे हैं। ऊपर ऐसे आसमान को, वादियों में शूटिंग होती थी, पहाड़ों को देखे रहते थे। उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या शूटिंग कर रहे हैं। वो 9 बजे पहुंच गए, उनका रेडी होके मेकअप वेकअप करके, उनका बंदा भी आपके पास आके नहीं पूछता था कि कब शॉट है। आपने अगर 1 बजे तक भी उनके संग शॉट नहीं लिया तो 1 बजे का बंदा आएगा, 1 o'clock, सर ब्रेक, यस ब्रेक। ही विल नॉट आस्क कि भाई मेरा शॉट नहीं हुआ। आप पूरा दिन उनका शॉट मत लो, कुर्सी पे बिठा के रखो, ही विल नॉट आस्क। आदमी जब इतना बड़ा बनता है ना रजनीकांत जैसा, उसकी पहली चीज़ होती है विनम्रता और लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज वर्क। वो कहते थे कि आई एम हायर्ड फॉर द डे। ऐसी अमिताभ बच्चन की भी यही क्वालिटी है। बच्चन साहब जब वैन से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में एक सीन होता है और वो सीन को ऐसे बैठ जाते हैं, 3 कुर्सियाँ एक के ऊपर लगती है, उनके ऊपर बैठ जाते हैं, कैमरे के बगल में बैठ जाते हैं और उनका शॉट है या नहीं है वो सीन पढ़ते रहते हैं और लंच तक उस सीन को 25 दफ़े पढ़ लेते हैं। और जब आप उनको बुलाइए शॉट है, अगले का भी शॉट है तो बैठे रहते हैं। मैंने कहा सर वैन में जाओ, बोले नो हैव टू सी, देखना। शर्मा जी मेरे बैठने से आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ़ नहीं, तो मुझे देखने दीजिए ना अगला क्या कर रहा है, देखने दीजिए। आई एम एंजॉइंग इट, आई लव वॉचिंग शूटिंग। एक बात आपसे पूछूंगी, एज अ राइटर, जब आप राइटर होते हो, राइटिंग करते हो, एक अच्छा स्टोरी टेलर होना कितना मायने रखता है? अगर देखो कहानी वही होती है, एक आदमी कहानी में रस बांध देता है, एक आदमी उसी कहानी को इतना फ्लैट के देता है। सवाल तो वही होंगे, जवाब तो वही होंगे। आप किस अंदाज से बात करते हैं, आप किस अंदाज से स्टोरी टेलिंग करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। अनिल जी एक छोटा सा ब्रेक, हम हाजिर होंगे। बॉलीवुड रिवाइंड देखते रहिए, हम अभी हाजिर होंगे आपके सामने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिवाइंड और हमारे साथ हैं राइटर, प्रोड्यूसर एंड द ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर अनिल शर्मा जी। अनिल जी एक बात आपसे पूछना चाहूँगी मैं, आपने B.R. चोपड़ा जी को भी असिस्ट किया है, देन तब से आपका मूवीज़ चलता रहा, अब का दौर है,
उस दौर में और इस दौर में अगर कंपेयर करें तो कैसे करेंगे आप वर्किंग को लेकर? देखिए, वक्त बदलाव है बहुत सारी सोच का। आँख और नाक तो उसी जगह है, इमोशंस उसी जगह हैं, लेकिन उनको रैप करने के तरीके, उनको ट्रीट करने के तरीके बहुत बदल गए। टेक्निकली बहुत से नए नए कैमरे आ गए, बहुत सी डिजिटल सारा मीडिया आ गया, बहुत डायरेक्टर के लिए और प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी सहूलियतें हो गई। एक दफ़े इतना बड़ा म्यूचुअल कैमरा होता था, फिर एरीफ्लेक्स आया, फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। अब इतना हल्का सा कैमरा होता है, गोप्रो जैसी चीज़ें आ गई, छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं। आज आप कहीं भी कैमरा रखो, कहीं भी कुछ रखो, डिजिटल हो गया, कितने भी टेक ले लो, कितने भी शॉट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सब कुछ आप डिजिटली कर सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर जैसा आप कलर चाहे वैसा कर लो, लोगों की भीड़ बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कुछ करना है आप ब्लू स्क्रीन के अंदर सारी शूटिंग कर लो और सारा सेट लगा दो। तो टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ बदल गया है। अब जैसे मैंने गदर के बाद द हीरो बनाई थी। अब हीरो जो मैंने बनाई थी तो हीरो 2003 में 2001 में हीरो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। 2003 में रिलीज़ हुई थी क्योंकि टेक्निकली वो बहुत हाई फिल्म थी। आज भी उतनी टेक्नोलॉजी वाइज आज भी उतनी हाई स्टैंडर्ड की फिल्में नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे द हीरो में मुझे अब ट्रेन के सीक्वेंस करने हैं क्लाइमैक्स के, तो मुझे सब रियल शूट करने थे। मुझे अगर सनी साहब को जंफरों से कुदाना है तो रियल कुदाना है। तो ये सब उस वक्त की बातें थी। तो इतनी हाईटेक फिल्म अगर मुझे उस दिन उसमें एटॉमिक बॉम्ब का कुछ भी दिखाना है तो वो सब मुझे रियल क्रिएट करना है, उधर सेट पे क्रिएट करना है, लाइटिंग हो, प्रॉपर्टी हो, वो मुझे फिज़िकली क्रिएट करना है। आज मुझे कुछ भी फिज़िकली क्रिएट नहीं करना और उससे बहुत बेटर आज हो सकता है। तो एडवांसमेंट तो बहुत है। उत्कर्ष की न्यू मूवी आ रही है, जीनियस लॉन्च हो रहे हैं उसमें, तो क्या स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, कैसे आगे? देखिए अभी क्या है, अभी हम अभी पिक्चर अनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन उसको हम फाइनल टच और एक देने जा रहे हैं। हम 15-20 दिन के लिए हमको बाहर जाना है, उसमें हम फाइनल टच दे देंगे। उसके बाद हम जो लड़की है वो फाइनल करेंगे। लड़की एक बार फाइनल हो जाएगी, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी और उसके बाद फिर हमको उत्कर्ष को भेजना है 1-2 महीने के लिए हमको बैंकॉक, जहाँ वो थोड़ा सा एक्शन जो फिल्म के हिसाब का एक्शन है वो वहाँ, अभी एक्शन तो रोज़ सीख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा और एडवांसमेंट ऑफ एक्शन सीखने के लिए भेजेंगे। वेरी नाइस। हम तो यही चाहते हैं जीते, एक बार फिर से जीते और ऐसी आप सौगात हम तक लाते रहें। हम वेट कर रहे हैं बस। आप शो में आए, बॉलीवुड रिवाइंड में आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि गदर के जीते को जितना आप लोगों ने प्यार दिया उतना जीनियस के इस जीनियस को भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड रिवाइंड में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।